नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को। दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको 10 यूनिट दिखाई पड़ती है, जहां से आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, टोटल 200 नंबर का आपका GS का पेपर होगा प्रीलिम्स में। इसमें जो 10 यूनिट है, इस पर हम लगातार हमारी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस लेक्चर श्रृंखला में एक के बाद एक 6 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हमने इसकी अगली यूनिट पर डिस्कशन शुरू किया है और पिछले लेक्चर में हमने इसकी जो अगली यूनिट शुरू की है वो है यूनिट नंबर 10। जब आप यूनिट नंबर 10 को देखते हैं ना PSC के सिलेबस में, तो इसमें आपको जनजातीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इस यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजाति, उनका भौगोलिक विस्तार, उनकी संस्कृति, उनका वस्त्र आभूषण पहनावा, लोक व्यवस्था, उनकी जो भी है सब चीजों को हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों। पिछले लेक्चर में मैंने इसके सिलेबस को डिटेल में आप लोगों को बताया और इसके पहले टॉपिक को भी हम लोगों ने पूरा किया। हमने पिछले लेक्चर में संवैधानिक प्रावधान क्या है जनजातियों को लेकर वो देखे, समस्त अनुच्छेद, अनुसूची और क्या क्या व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं जनजातियों के लिए भारतीय संविधान में, सब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आज की इस क्लास से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जनजातियों पर ही डिस्कशन। जैसा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में लगभग 21% योगदान हमें जनजातियों का दिखाई पड़ता है। और ये जो जनजातियां हैं जिनकी हम लोगों को कितनी 21% जनसंख्या दिखाई पड़ती है, इस जनसंख्या में हम लोगों को कई प्रकार की जनजाति देखने को मिलती है। हम एक एक करके इन सभी जनजातियों पर डिस्कशन करेंगे। जो बड़ी जनजातियां हैं, प्रमुख जनजातियां हैं, उन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो अन्य जनजातियां उनको हम लोग शॉर्ट देखेंगे करके कि भाई उनके इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम जनजातियों पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। तो हम लोग भील जनजाति से ही हमारे इस डिस्कशन का प्रारंभ करेंगे। भील जनजाति की समस्त व्यवस्थाएं जो सिलेबस में दी गई हैं, उनको मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। क्लियर है? सिलेबस में सब चीजें अलग अलग करके दी गई हैं। हम एक जनजाति को उठाकर उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके समस्त आयाम जो जो सिलेबस में दिए गए सबको डिस्कशन कर लेंगे, ताकि अलग अलग आपको समस्याएं ना आएंगी। आप लोग लगातार लेक्चर देखिए और नोट करते जाइए। हम लोग टेलीग्राम पर नोट्स भी भेज रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर में जो संवैधानिक प्रावधान हम लोगों ने देखे थे, उसके टेलीग्राम पर नोट्स भेज दिए गए हैं PDF फॉर्म में। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बल्कि टेलीग्राम लिंक भी दी गई है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको नोट्स मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। भील जनजाति पर डिस्कशन करेंगे। भील जनजाति का दोस्तों सामान्य परिचय देखें तो ध्यान रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश की, MP की सबसे बड़ी जनजाति है। MP की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की ये दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर आप भील जनजाति को देखते हैं। इसकी एक भव्य प्राचीन विरासत संस्कृति हमें देखने को मिलती है। इसकी संस्कृति के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे जनजाति का संबंध किस बोल सकते जनजातीय समुदाय से है या प्रजाति समुदाय से। तो ये दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पहले तो आपको सीधे यही पूछेगा कि भील जनजाति किस जनजाति परिवार से संबंधित है, तो आप बोलेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित है। यहां भील के बारे में जो विस्तृत हम लोगों को वर्णन मिलता है, वो वर्णन मिलता है TB नायक की जो पुस्तक है उसमें, और इस पुस्तक का नाम है द भील्स अ स्टडी। इस किताब में TB नायक जी ने भील जनजाति से संबंधित सभी आयामों को डिटेल में बताया है दोस्तों। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि भीलों पर द भील्स अ स्टडी पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको ये लेखक का नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा यहां से भी हैं। लेकिन यहां जब हम भील शब्द की बात करते हैं, तो भील शब्द की उत्पत्ति को लेकर 2 व्याख्याएं हमें मिलती हैं दोस्तों। कितनी व्याख्याएं? 2 व्याख्याएं हैं जो भील शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ पर प्रकाश डालती हैं। अब कौन कौन सी 2? तो एक संस्कृत की और एक द्रविड़ भाषा परिवार की।
जब हम संस्कृत में बात करेंगे तो कहा जाता है कि भील शब्द संस्कृत के भिल्लम शब्द से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? भिल्लम शब्द से निकला हुआ है। क्लियर? और द्रविड़ जब हम बात करते हैं तो ये द्रविड़ शब्द बील से संबंधित पाया गया है। इसका अर्थ बताया जाता है दोस्तों धनुष, धनुष बाण से इसका अर्थ लगाया जाता है और इसीलिए हम भील जनजाति को धनुष बाणधारी जनजाति के तौर पर जानते हैं। धनुष बाण चलाने में जो भील जनजाति के लोग रहे हैं, खासकर हम प्राचीन काल में बात करें तो बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। आप लोगों ने मेरे इतिहास की जो लेक्चर सीरीज उसको देखा होगा, यूनिट नंबर 1 के नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें इतिहास के समस्त लेक्चर डिटेल में डिस्कस किए हैं। वहां मैंने दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी और जब मैंने महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने वहां कहा था कि महाराणा प्रताप के लिए वर्ड जो है वो मिलता है कीका। कीका जो है ये भीलों में राजकुमार के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप का भी जो बचपन है वो भीलों के साथ बीता है। इसके बारे में डिटेल आपको महाराणा प्रताप वाले लेक्चर में मिल जाएगा, जो मैंने यूनिट नंबर 1 के नाम से डाल रखा है यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो महाराणा प्रताप के लिए कीका शब्द प्रयोग किया गया है, जो भीलों में राजकुमार को कहा जाता था। और आपको यह भी मैंने बताया है कि महाराणा प्रताप जो है वो तीर चलाने में, बाण चलाने में, धनुष की विद्या में एक्सपर्ट थे। और ये ज्ञान इनको कहां से मिला था? ये भीलों के साथ रहने के कारण ही ये ज्ञान इनको मिला था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो हमें धनुष बाण की दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्ट दिखाई पड़ते हैं। और ये जो जनजाति है दोस्तों ये नई नहीं है, भारत में ये आदिम जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। पुरानी प्राचीन काल से ये जनजाति हमारे देश में रही है। अगर हम रामायण के प्रसंग देखेंगे, अगर हम महाभारत के प्रसंग देखेंगे तो इन प्रसंगों में कई जगह पर हमें भील का उल्लेख मिलता है। कई ऐसे कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं जो भील जनजाति से संबंधित रहे हैं और वो बहुत फेमस रहे हैं। हम केवट की बात कर लें या फिर हम लोग सबरी मैया की बात कर लें, ऐसे रामायण में हमें जो चरित्र देखने को मिलते हैं वो ये कहीं ना कहीं जनजाति से संबंधित चरित्र हैं दोस्तों। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये आदिम जनजाति जो है वो हमारे देश में एक अलग संस्कृति, एक अलग सभ्यता को लेकर चल रही है और हमारे देश के विकास में भी इसका इंपॉर्टेंट योगदान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आजादी का संघर्ष हो, 1857 की क्रांति की हम बात कर लें, यहां भील जनजाति के लोगों का बहुत अहम योगदान हमें देखने को मिलता है दोस्तों। जब हम टाटिया भील जैसे सेना नायकों की बात करते हैं, ऐसे वीरों की बात करते हैं, तो हम निसंदेह जो है वो एक प्रकार से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस देश में जनजातीय व्यवस्था से ऐसे नायक निकल कर आए हैं जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश के विकास में अहम योगदान दिया है। क्लियर है? हाँ, हम जो व्यक्ति विशेष हैं उनको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई शब्द की उत्पत्ति और इनके परिचय से रिलेटेड। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं भौगोलिक वितरण की भील जनजाति हमें देश में कहां कहां मिलती है, तो राजस्थान जो है ये मूल स्थान माना जाता है भील जनजाति का। इसके अलावा महाराष्ट्र में, गुजरात में और स्पेशली हम बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। अब राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में तो है ही है, मध्य प्रदेश में कहां मिलती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है ये हमें भील जनजाति का स्पेशल एरिया दिखाई पड़ता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में हमें भील जनजाति मिलती है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्पेशली हम देखें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन ये ले सकते हैं। इसके अलावा नीमच जाते हैं, रतलाम जाते हैं, तो इस एरिया में भी आपको भील जनजाति के लोग काफी मिलते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिम का इलाका है, मालवा के पठार के बहुत बड़े इलाके में आपको भील जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है। राजस्थान इनका मूल माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा भौगोलिक विस्तार। यहां से सीधा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि भील जनजाति किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश के अलावा किस जिले में भील जनजाति की जनसंख्या ज्यादा मिल सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां से सीधे पूछे जाएंगे।
यूनिट नंबर 10 जो है ना, ये 10 प्रश्नों की बात है दोस्तों, 20 अंक आएंगे यहां से, और बड़ी आसान है क्योंकि हमें ये सांस्कृतिक विरासत परंपरा के बारे में ही पढ़ना है, वो सांस्कृतिक विरासत परंपरा जिससे हम अधिकतर रूबरू होते रहते हैं, क्योंकि हम इसी समाज में हम भी रहते हैं। तो इसके अंग होने के नाते हम ऐसी कई सारी परंपराओं को डे टू डे की लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान यूनिट है, 10 के 10 प्रश्न आप सही कर सकते हो, बस अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। भील जनजाति की दोस्तों कई सारी उपजातियां भी हैं। जब हम उपजातियों की बात करते हैं तो यहां में भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, राथियास, बेगास, उमड़ी, पुजारो, मदवी, कोटवार, ये जनजातियां हमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उपजातियां हमें भील जनजाति की मिलती है। अब एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति या कौन सी जाति का संबंध भील से है, तो इनमें से आपको सबके सब याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो भिलाला है, इसके अलावा पटालिया है, इसके अलावा ये जो कोटवार है, ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। बाकी नाम आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये 4 नाम खासकर ये अक्सर आप सुनते रहते हैं, बराबर है। यहां पर अगर हम भिलाला की बात करें तो भिलाला जो है ये सबसे बड़ी उपजाति है भीलों की, भीलों की सबसे बड़ी उपजाति भिलाला मानी जाती है, बराबर। और महाराणा प्रताप के वंशज ये अपने आप को कहते हैं। इनका मूल जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ माना जाता है। उमड़ी जो है ये सबसे दयनीय स्थिति में है भीलों में, भील जनजातियों में अगर सबसे दयनीय स्थिति किसी की है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो उमड़ी लोगों की है। और ये आपको गुना में, शाजापुर में और इसके आसपास के इलाके में मिलते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं उमड़ी लोग, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि ये आपको पर्टिकुलर इन क्षेत्रों में मिलने वाले भीलों की उपजातियां हैं। इसके बाद हम देखें यहां तो मदवी या भगत भील जो है, इनके व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति मदवी या भगत होगा वो भील जनजाति में सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो सबसे पवित्र व्यक्ति भीलों में मदवी भील माना जाता है। पुजारो दोस्तों औषधियों और रोगों के उपचार में फेमस है। जो जंगली जड़ी बूटी होती हैं, औषधीय पौधे जो होते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी किसके पास, पुजारों के पास होती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कोटवार की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये भीलों के गांव के प्रशासन करने वाले लोग होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आता है दोस्तों तड़वी भील को लेकर। कई बार पूछा जाता है कि तड़वी भील क्या है, तो भीलों की वो लोग या वो प्रजाति जिन्होंने इस्लाम धारण कर लिया है। औरंगजेब का शासन आप लोगों ने देखा है, मैंने लेक्चर में डिटेल में औरंगजेब के शासन इसके बारे में बात की, हिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 पर जब चर्चा की थी, तो वहां आपको मैंने बताया है कि औरंगजेब की किस प्रकार की नीति रही थी धर्म को लेकर। ये वो शासक था जिसने हिंदुओं को सबसे ज्यादा ऊंचे पदों पर रखा, और सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा शोषण भी इसके समय ही हुआ था हिंदुओं का। इसने जितने मंदिर तोड़े हैं दोस्तों, वो आपको अलग अलग जगह पर आज आपको एक पर्टिकुलर संप्रदाय की इमारतों के तौर पर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप समझिए कि औरंगजेब के काल में जो धर्मांतरण चल रहा था उसके शिकार भील लोग भी हुए थे, और ऐसे भीलों को अलग से तड़वी भील के तौर पर आप जानते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि तड़वी भील कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम हो गए, वे लोग तड़वी भील के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम देखें तो भीलों की शारीरिक विशेषताएं भी हम लोगों को देखना है। जनरली आप अगर किसी भील जनजाति के युवक युवती को मिलते हैं, देखते हैं, तो आपको उनमें एक चीज जरूर देखना है कि वो मध्यम कद के होते हैं। ना तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है, ना ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। क्लियर? भूरे गहरे रंग के होते हैं। क्लियर है? आपको यहां पर ऐसा नहीं दिखेगा कि भील जनजाति में बहुत ज्यादा गोरे या इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। ये भूरे गहरे रंग के होते हैं, और इनके बाल आपको घुंघराले मिलते हैं। घुंघराले बाल होते हैं जनरली भील लोगों के। चपटी नाक होती है, बड़ी बड़ी आंखें आपको दिखाई पड़ेगी, चौड़े माथे होते हैं, और हष्ट पुष्ट शरीर के लोग होते हैं भील जनजाति के लोग। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये भील जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहां हम देखें कि सामाजिक धार्मिक स्थिति क्या है भीलों की। अगर हम यहाँ सामाजिक स्थिति की बात करें तो भील जनजातीय समाज जो है वह पितृसत्तात्मक समाज है। और पितृसत्तात्मक समाज का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जहां
पुरुष को प्रधानता दी जाती है। परिवार का मुखिया जो होता है, जब पुरुष होता है, पुरुषों की जब चलती है, उन्हीं को वरीयता दी जाती है। तो ऐसे समाज को पुरुष सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। भीलों में ऐसा नहीं होता कि भाई सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी जमीन जायदाद और अलग अलग हो जाता है, नहीं, इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। और इसीलिए जब आप भीलों के परिवार को देखते हैं तो बहुत बड़ा सा परिवार आपको देखने को मिलता है। भीलों का संयुक्त परिवार व्यवस्था है। इनका जो गांव होता है उसके मुखिया को गमेती कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गमेती शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और मामा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भीलों को जब संबोधित करते तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता भील मामा। ये मामा जो शब्द है ना, ये इनका प्रमुख संबोधन है दोस्तों। तो ये इनके लिए प्रयोग किया जाना वाला वर्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो वंशानुगत आधार पर हम देखें या फिर हम लोग वंश परंपरा के आधार पर देखें, तो जैसे हम लोगों को गोत्र सिस्टम देखने को मिलता है ना, गोत्र सिस्टम, उसके आधार पर हमें भीलों में भी 4 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं जिनको आपने अलग अलग नाम दिया है। इसमें अतक, ओदक, गोट और कुल जो है वो चलते हैं। ये जिस प्रकार से हम लोगों को अन्य समाजों में गोत्र सिस्टम देखने को मिलता है, वैसा ही गोत्र सिस्टम जो है वो आपको यहां भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भील समाज में कौन सा प्रमुख अंग या सामाजिक संगठन पाया जाता है, तो आपको बताना होगा अतक, ओदक, गोट या कुल। ये चारों के चारों जो हैं वो भीलों के सामाजिक संगठन के रूप हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनका भोजन क्या है। भीलों के जब हम भोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर मक्का और ज्वार ये इन्हें अत्यंत प्रिय होता है। मक्के की रोटी तो बनाते ही हैं, लेकिन इनका एक मुख्य खाद्य पदार्थ होता है जो मक्के से बनाया जाता है, ये होता है राबड़ी। राबड़ी ये बहुत चाव से खाते हैं। क्लियर। ताड़ी और महुआ जो है ये इनका प्रिय पेय पदार्थ है। प्रिय पेय, प्रिय याद रखिएगा कि प्रिय पेय के तौर पर आप इन्हें ताड़ी और महुआ को प्रयोग करते देखते हैं, जो एक प्रकार का मादक पदार्थ है, शराब है दोस्तों। कड़कनाथ यहां प्रसिद्ध है, खासकर जब झाबुआ की बात करते हैं तो कड़कनाथ काला जो मुर्गा होता है, जिसको यहाँ पर जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये बहुत फेमस है। इसका शिकार करते हैं लिए और बड़े चाव से इसे खाते हैं। अपने धार्मिक अनुष्ठानों के समय पर इसकी बलि दी जाती है और बड़ा उत्सव भी इसको लेकर मनाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम इनके निवास की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रुप में ये मकान बनाकर रहते हैं। इन मकानों को कू कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ये भी यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि भीलों के निवास को क्या कहते हैं, तो इनके निवास को फाल्या कहा जाता है और इनके मकानों को कू कहते हैं, ठीक है। इनके जो घर होते हैं वो चौकोर होते हैं। घरों की जो दीवार होती है मोस्टली मिट्टी की या पत्थर की बनाई जाती है। उस पर छत होती है, ये छत बांस की बनाई जाती है, जिस पर बोल सकते हैं घास फूस आदि टिका दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के घरों में रहते हैं और पहले नहीं, आज भी ये इस प्रकार के घरों में रहेंगे। जब आप इनके क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसे ही पूरे घर दिखते हैं दोस्तों। अगर हम भीलों के वस्त्र आभूषणों की बात करें तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आप भीलों को लेकर इमेजिन करना चाहते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते, तो ध्यान रख लीजिएगा रंग बिरंगे वस्त्र। रंग बिरंगे वस्त्र आपको भील धारण करते दिखेंगे, क्योंकि ये अत्यंत रंग प्रिय जनजाति के तौर पर फेमस है। जब आप भीलों को देखेंगे तो महिलाओं ने यहां तक चूड़ियां पहनी होती हैं और नाक में, कान में कुंडल, ये सब धारण किए होते हैं। पैर में मोटे मोटे कड़े, गले में मोटी सी चेन, ये सब चीजें जो हैं वो आपको भील महिलाओं में, पुरुषों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आभूषण प्रिय भी होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं इनको सजने का और संवरने का बड़ा शौक होता है। न केवल पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों लोग सजते संवरते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गुदना प्रिय होते हैं। अगर आप किसी भील युवक या युवती से मिलते, खासकर महिलाओं से मिलते हैं, तो आपको देखेगा कि उन्होंने बहुत सारे टेटू जो होते हैं वो आपके उनकी बॉडी पर वो बनवा कर रखते हैं, क्योंकि उनको टेटू बहुत ज्यादा प्रिय होता है। चांदी के और कांसे के आभूषण जनरली ये पहनते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है, तो सोना, हीरा, प्लेटिनम जैसी धातु धारण नहीं करते। चांदी और कांसे के आभूषण बहुधा ये आपको धारण करते हुए दोस्तों मिलते हैं। इसके अलावा अंगरखा, आप लोगों ने भीलों की स्त्रियों को एक विशेष प्रकार का ऊपरी वस्त्र पहनते देखा होगा, कलरफुल। कलरफुल उस वस्त्र को अंगरखा कहा जाता है और ये स्त्रियां धारण करती हैं। जो पुरुष होते हैं वो भी कान में चांदी की बाली पहनते हैं,
हाथ में आपने भीलों के बड़ा कड़ा देखा होगा, मोटा सा कड़ा धारण करते हैं, और धोती जनरली भील पहनते हैं। और जब आप इनके वस्त्रों को देखेंगे तो अलग से चमक रहे होते हैं, रंगीन डार्क कलर वाले वस्त्र आपको देखने को मिलते हैं। जो युवा भील होते हैं वो बांसुरी बजाना कहीं ना कहीं उसको लेकर चलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको, और वो पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो भीलों में अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलन चलता है दोस्तों। जैसे हम लोग देखते हैं भगोरिया विवाह, हम भगोरिया पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। भगोरिया में अलग अलग रीति रिवाज, पूरे 7 दिन तक मेला सा लगता है, उसमें अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इसी समय लड़की को भगाकर ले जाकर एक विवाह किया जाता है जिसे भगोरिया विवाह कहते हैं। यहाँ विधवाओं में जो पुनर्विवाह होता है उसे नात्रा विवाह कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा नात्रा विवाह किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। क्या होता है ये? तो ये होता है विधवाओं का पुनर्विवाह। गोल गधेड़ो ये बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर, जो भगोरिया के अवसर पर होता है। जनरली क्या होता है कि पूरा सर्कल बना लेती हैं औरतें, महिलाएं क्या करती है जनरली पूरा एक सर्कल बना लेती है, और सर्कल बनाकर बीच में पुरुष को घेर लेती है। अब इस पुरुष को क्या करना पड़ता है? इस गोल घेरे से जो स्त्री उसको पसंद होती है उस स्त्री को वो अपने साथ भगाकर ले जाता है। इसका मतलब है कि वो स्त्री उसको पसंद, उसको भागा कर ले गया। सामाजिक रीति रिवाजों में उन लोगों की सहमति मानी जाती है और विवाह कर दिया जाता है। यह गोल गधेड़ों में होता है, भगोरिया पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है। परीक्षा विवाह, परीक्षा विवाह का मतलब लड़के की टेस्ट ले लिया जाता है कि काबिल है कि नहीं, फिर विवाह कर देंगे। सेवा विवाह, लड़के से काम करवाया जाता है, सेवा के बदले उसको अपनी लड़की दे दी जाती है। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह जो है इसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि पैसे दहेज का लेन देन करके विवाह यहाँ पर किया जाता है। और जब आप विनिमय विवाह की बात करते हैं ना, इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो लड़का होता है उसका पक्ष लड़की वाले को कुछ ना कुछ देता है। सगोत्र विवाह वर्जित है। समान गोत्र में ये विवाह नहीं किया जाता है। अच्छा, समान गोत्र में विवाह तो अधिकतर समाजों में हम देखें कहीं नहीं होता, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। वैज्ञानिक आधार होता है, ये माना जाता है कि गोत्र के हिसाब से आपके आनुवांशिक जो गुण होते हैं, जेनेटिक्स, डीएनए जो आपका होता है वो मिल जाता है। और अगर इसमें समानता है तो आप देखिए कि समान स्त्री पुरुष अगर यहाँ पर संबंध बनाते हैं तो जो संतान होगी ना वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से डिसेबल होगी। तो इसलिए इस डिसेबल संतान की उत्पत्ति ना हो, इसलिए साइंटिफिकली एक समान गोत्र में शादी करने से रोका जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वधु मूल्य को धापा कहते हैं। वधु मूल्य को धापा कहते का मतलब हो गया कि धापा एक परंपरा चलती है, इसको दहेज प्रथा के तौर पर आप देख सकते हैं। दहेज प्रथा को देख सकते हैं, जो पुरुष पक्ष है वो स्त्री पक्ष को एक मूल्य चुकाता है, पैसा देता है, और पैसा देकर लड़की को ले लेता है। इसे विनिमय विवाह टाइप आप लोग मानते हैं। तो ये प्रथा जो है ये दापा कहलाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तलाक और विवाह विच्छेद जैसी व्यवस्थाएं भी भीलों में चलती हैं। भीलों में खासकर हम देखें कि विवाह के समय में लड़का भगा कर ले गया लड़की को, या इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। अब ऐसे में आपको एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, मध्यस्थता करने वाले की। उस मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को भील जनजाति में कहते हैं भांजगड़िया। भांजगड़िया कौन है? जो विवाह के मामलों में मध्यस्थता करने का काम करता है। और ओगी, ओंगी शब्द मिलता है। हम जनरली देखते हैं हिंदू विवाह परंपरा में कि पिता माता जो होते हैं वो कन्यादान करते हैं बेटी का शादी के समय पे। तो ऐसे भीलों में जो शादी के समय पर बेटी का कन्यादान किया जाता है उसे ओंगी कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भरायण विवाह क्या होता है दोस्तों? ये एक अलग प्रकार की एक अच्छी परंपरा मुझे भील जनजाति में देखने को मिली। जनरली क्या होता है कि एक तरफ लड़का पक्ष होता है और एक तरफ लड़की पक्ष होता है। अब यहाँ पर यह माना जाता है कि लड़का पक्ष तो ठीक है, क्योंकि लड़के को तो काम करना है, लड़की के भरण पोषण का काम लड़का ही करने वाला है। लड़की पक्ष जो है ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। ये आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि ये शादी का खर्च तक नहीं उठा पाता। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह किया जाता है कि लड़की पक्ष के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और तो भी विवाह अच्छे से हो जाए लड़के पक्ष के प्रयासों के माध्यम से, तो ऐसे विवाह के लिए भरायण विवाह शब्द यूज किया गया है। तो भीलों में ये भरायण विवाह जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी हमको परंपरा या व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये विवाह की विभिन्न पद्धतियां हैं जो भीलों में
प्रचलित हैं दोस्तों। खासकर इन शब्दों को आप लोग अंडरलाइन करके अच्छे से लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस में भी 2 अंक का प्रश्न। ठीक है, अब हम भीलों में धार्मिक पक्ष को देखें तो यहां पर कई प्रकार के देवता हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, जादू टोने की बात करें, ताबीज आदि की हम लोग बात करें, इन सब चीजों की दृष्टि से भील लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब एक प्रकार से भील जनजाति के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। शायद इसका हम लोग कारण देखें तो इनमें जो शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी जो है और आधुनिकता की जो कमी है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ती है। इस वजह से हमें भील समाज बहुत ज्यादा रूढ़िवादी दिखाई पड़ता, अंधविश्वासी दिखाई पड़ता है। तरह तरह के इनमें हम लोगों को चीजें दिखाई पड़ती हैं। अगर हम देखें तो इनमें प्रमुख देवताओं में बाबा देव का नाम आता है। बाबा देव जो है इनके गांव के देवता, ग्राम देवता के तौर पर माने जाते हैं। बाबा देव का स्थान जो है वो झाबुआ के समोई गांव में एक पहाड़ी पर है। इनको बहुत ज्यादा लोग यहाँ के मानते हैं, इन्हें गांव के देवता के तौर पर कहा जाता है और इनको इतना ज्यादा माना जाता है कि इनकी तुलना इंद्र से की जाती है, इन्हें इंद्र कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, इनके नाम पर विवासा नामक एक फेस्टिवल, एक ऑर्गेनाइजेशन करके काम किया जाता है। राजा पंथा ये भीलों के सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली देवता है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। करकुलिया देव कौन है? ये फसल के देवता हैं। खासकर जब फसलों के समय हम देखेंगे तो करकुलिया देव जो है इनको भील लोग पूजते हैं। तो फसलों के देवता करकुलिया देव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा करकुलिया के बाद गोपाल देव का नाम आता है, ये देहाती देवता माने जाते हैं। बाघ देव जो है ये शेर भगवान को कहते हैं और भैरव देव भी इनमें प्रचलित हैं। कुत्ते के भगवान के तौर पर ये भैरव देव को भी पूजते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी खास श्रद्धा जो है वो घोड़े में होती है और ये सर्प की पूजा करते हैं दोस्तों, सांप की पूजा भी करते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भीलों में प्रमुख रूप से श्रद्धा किसमें होती है, आस्था किसमें है? तो घोड़े में होती है और सांपों की ये पूजा करते आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इनमें प्रथाओं की बात करें या पर्व या आयोजनों की बात करें तो हमें अलग अलग प्रकार के विविधतापूर्ण आयोजन भील जनजाति में देखने को मिलते हैं। जैसे डाम प्रथा, डाम प्रथा जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। ये बोला जाता है कि भील जनजाति में जब कोई बच्चा जो है वो, हम खासकर देखें पुरुषों में, लड़का जो है वो 12 साल का हो जाता है। तो 12 साल का जैसे ही हो जाएगा तो उसके दाहिनी राइट हैंड साइड पे तीर के साथ, गरम तीर कर दिया जाता है। गरम तीर के साथ उसकी कलाई पर दाग लगा दिया जाता है। तो इसको डाम प्रथा कहा जाता है दोस्तों। गल उत्सव भी मनाया जाता है। अब गल क्या है? ये गल जो है दोस्तों, ये नरसिंह भगवान का स्वरूप मानते हैं ये लोग। भगवान नरसिंह जो रहे हैं उनका स्वरूप माना जाता है गल को, और इनके पूजा के लिए होली के दूसरे दिन स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हुए ये गल उत्सव मनाते हैं। तो गल उत्सव का संबंध नरसिंह भगवान से है। इन्हें ये अपना पितृदेव मानते हैं। इनके संरक्षण में रहकर ये बोलते हैं कि हमारी पूरी तरीके से रक्षा करते हैं, हमारे पितृ भगवान है। इसके अलावा भीलों में बेणेश्वर का मेला दिखाई पड़ता है। ये बेणेश्वर का जो मेला है ना, ये राजस्थान में आयोजित होता है दोस्तों। कहां आयोजित होता है? राजस्थान में आयोजित होता है और इसको भीलों का कुंभ कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भील जनजाति में कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ कहते हैं, जो माही नदी, सोम नदी और जाखम नदियों के संगम पर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सीधे सीधे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर भीलों में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो भगोरिया का नाम आता है। सभी उत्सवों में महा उत्सव, सभी उत्सवों में श्रेष्ठ उत्सव जो भीलों में माना जाता है वो भगोरिया माना जाता है। भगोरिया क्या है? एक प्रेम का, एक विवाह का उत्सव है। भगोरिया क्या है? एक प्रेम का, एक विवाह का उत्सव है। भील जनजाति के स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में, आज तो हम ये देखते हैं कि अन्य लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, तो भील जनजाति के स्त्री पुरुष जो है वो तरह तरह के रंगीन कलरफुल वस्त्र पहनकर बेहतरीन तैयार होकर इस मेले में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का उत्सव है, ये विवाह का उत्सव है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो विवाह के लिए भी आते हैं, है ना। तो वो देखूंगा कि कैसे विवाह करते, बताने वाला हूं मैं। ये कहां पर? संपूर्ण भील क्षेत्र जो है, पूरा धार ले लें, झाबुआ ले लें, सभी समस्त भील क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है देश में, ये 20 स्थानों पर आप अलग अलग देखते हैं। लेकिन जो झाबुआ क्षेत्र में जो देखने को मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। 7 दिन तक चलता है
होली के अवसर पर। होली के अवसर पर आप देखिए 7 दिन तक चलता है, और होली के अवसर पर होने वाले इस भगोरिया के हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट भाग देखने को मिलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट भाग में पहला है गुलालिया हाट। कहा ना हमने इसको विवाह उत्सव के तौर पर देखते थे। विवाह उत्सव कैसे है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि पहला जो भाग है उसको बोलते हैं गुलालिया हाट। ये पहले 2 दिन तक, 7 दिन का हो रहा है टोटल, ये 7 दिन के उत्सव का जो पहले 2 दिन होते हैं उसको गुलालिया हाट कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो युवक जो है, जो भी उसको युवती अच्छी लगेगी, युवक जो है उसको कोई सी भी युवती वहां अच्छी लगेगी, उस युवती को वो जाके गुलाल लगा देगा। अगर उस युवती ने भी उसको गुलाल लगा दिया तो मान लिया जाएगा कि ये रजामंदी हो गई। रजामंदी किस पर आधारित है कि युवक को जो लड़की पसंद आएगी उसको वो गुलाल लगा देगा और अपने प्रेम को जाहिर करेगा कि भाई हाँ मेरे को तुझसे प्रेम है इसलिए मैं तुमको गुलाल लगा रहा हूं। बदले में वो लड़की भी गुलाल लगा देगी तो बोले उसकी भी हाँ है, बराबर। और ऐसे में ये दोनों क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं और फिर ये सामाजिक रूप से इनका क्या विवाह करा दिया जाता है। इसलिए भगोरिया को विवाह उत्सव भी कहते हैं, बराबर है। अब देखिए अगला होता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो अगले 3 दिन तक चलेगा। पहले 7 दिन होते हैं टोटल, पहले 2 दिन चलेगा गुलालिया, गुलाल लगा के ब्याह कर लो। दूसरा है गोल गधेड़ो, ये अगले 3 दिन चलेगा। इसमें क्या करते हैं कि युवतियां घेरा बनाती हैं, यहां पर पुरुष को घेर लेती हैं। पुरुष इन घेरे वाली युवतियों में से किसी को भी पसंद कर लेता है और उसको लेके भाग जाता है। भागने के बाद उसकी शादी करा दी जाती है। तो देखिए यहां पर भी आपको विवाह देखने को मिल रहा है। तो ये गोल गधेड़ो अगले 3 दिन तक चलने वाला उत्सव होता है भगोरिया में। इसके बाद तीसरा हम देखें, उसको कहते हैं उजाड़िया। अंतिम 2 दिन जो होते हैं भगोरिया के वो उजाड़िया माना जाता। अब उजाड़िया का मतलब क्या है कि लोग, ये शादी वादी का कॉन्सेप्ट खत्म, अब लोग क्या करेंगे, मेला घूम रहे हैं, अपने पसंद की जो चीजें आ रही है वो खरीद लेते हैं और अंततः फिर मेला खत्म हो जाता है। मेला खत्म हो गया मतलब उजड़ गया। चूंकि मेला खत्म होने के लिए हम उजड़ना शब्द यूज कर सकते हैं कि सब तंबू वंबू सब लेके चले जाते हैं, अपना उजड़ गया, तो इसलिए इसको बोला गया उजाड़िया। तो आपको ये तीनों के तीनों भाग जो है वो भीलों के इस भगोरिया के याद रखना है क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। तो हमने देखा यहां पर पहले आ गया गुलालिया, दूसरा आ गया गोल गधेड़ो और तीसरा आ गया उजाड़िया। ठीक है। भगोरिया के बाद हम लोगों को इसके अन्य नृत्य भी देखना है। भगोरिया तो एक नृत्य है ही सही जो भगोरिया उत्सव के दौरान होता है। इसके अलावा इनमें बड़िया, डोहा, गरबी, अंटिया, कहरवा, दागला, घोर, फेरबदल, पाली, ये अन्य नृत्य इनमें होते हैं। चूंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि है इसलिए घूमर और गौरी जैसे लोक नृत्य का प्रचलन भी इनमें है। जब हम इनमें लोक नाट्य की बात करते हैं तो गवरी जो है ये भीलों का लोक नाट्य है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये आप लोगों को पता रखना इनके नाट्य के संदर्भ में। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें कि भील लोग इतना शानदार जीवन जीते हैं, रंग बिरंगी लाइफ है, तो करते क्या है। तो इन्हें अब मुख्य रूप से कृषि आधारित जनजाति कहते हैं। जो भील हैं वो अधिकतर लोग कृषि करते हैं ऐसा माना जाता है। अच्छा, वर्तमान में थोड़ा सा एक स्थिति बदली है लेकिन मूल रूप से तो हम इन्हें कृषि करने वाले लोग जानते हैं। ये क्या करते हैं, जंगलों को साफ करके एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूम खेती करते हैं एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि, से दहिया या चिमाता कहा जाता है। तो भीलों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की स्थानांतरित खेती को चिमाता कहते हैं, बराबर। इसके अलावा ये पशुपालन का काम भी करते हैं। भेड़ बकरी पालना इनका मुख्य पशुपालन का काम होता है। इसके अलावा आप लोगों ने ऊंट भी देखे हैं कई बार। इसके अलावा आप लोगों ने इनके पास गाय भैंस आदि जीव भी देखे होंगे, ये पशुपालन के तौर पर करते हैं। वन उत्पाद एकत्र करना, जड़ी बूटी औषधि इकट्ठा करना भी भीलों का एक काम है। ये इनका पारंपरिक व्यवस्था है। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान में तो जो टोटल भील है ना, इनका लगभग 45% भाग जो है ना दोस्तों जनसंख्या का, वो मजदूरी वाली व्यवस्था में रखा है। आप देख रहे हैं कि जब मकान बनता है तो उसमें मकान बनाने की परंपरा में जो रेती गिट्टी डालना होता है, ईंट वगैरह डालना होता है, ये जो मजदूरी के जो काम होते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आज हमको भील लोग देखने को मिल रहे हैं। इनका स्थानांतरण बड़े बड़े शहरों में मजदूरी के लिए आज हमको देखने को मिल रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था में इनके बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा हम देखें कुछ अन्य तथ्य भीलों से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कनगी शब्द इनमें बहुत ज्यादा चलता है।
जनरली क्या होता है कि भील लोग अनाज इकट्ठा करते हैं ना, उस अनाज को एक कोठी में इकट्ठा करते हैं। तो जो अनाज इकट्ठा करने की कोठी होती है वो विशेष प्रकार से बांस से बनाई जाती है। तो बांस से बनाई गई अनाज रखने की जो कोठी होगी उसको कनगी कहते हैं। धनली, धनली क्या है? धनली एक हथियार है। भील लोग जब जंगल में जाते हैं जड़ी बूटी या जंगली जो भी चीजें उनको इकट्ठा करने के लिए, तो अपने साथ एक हथियार लेकर जाते हैं ताकि हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा कर सकें। उस हथियार को कहा जाता है धनली। वैसे ही कामठी भी कहते हैं, कामठी भीलों का धनुष है, उसको कहा जाता है। नंदना प्रिंट क्या है दोस्तों? नंदना प्रिंट नीमच में है। मैंने यूनिट नंबर 6 पे जब डिस्कशन किया था तो वहां पर मैंने बौद्धिक संपदा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी डिस्कस किया है। वहां पर नंदना प्रिंट को जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है, प्रस्तावित, ये मैंने आपको बताया है। तो आप यूनिट नंबर 6 की प्लेलिस्ट खोलकर वहां इकोनॉमी संबंधी डेटा भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अंक के प्रश्न आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा। मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट, यूनिट नंबर 6 के नाम से वो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो नंदना प्रिंट जो है वो सूती कपड़े पर प्रिंटिंग का काम है, नीमच में होता है, जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है। पिथौरा, पिथौरा जो है ये भीलों में चलने वाला एक प्रकार का भित्ति चित्र होता है दोस्तों। पिथौरा का बहुत फेमस है, बहुत प्राचीन काल से देखा जा रहा है। इसके श्रेष्ठ कलाकार जो है वो पेमा फाल्या है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि इनके पिथौरा भित्ति चित्र के चलते इनको अवार्ड भी मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, पेमा फालिया को। इसके अलावा पुंजादरी, ये भी एक ऐसा उत्पाद है जिसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 जीआई टैग हैं। कितने जीआई टैग हैं? 16 जीआई टैग हैं, और 2 जो हैं वो प्रस्तावित हैं। उसमें एक है नंदना प्रिंट और एक है कौन सा? पुंजादरी। पुंजादरी जो है ये अलीराजपुर के जोबट तहसील में भीलों के द्वारा बनाई जाने वाली एक बहुत शानदार दरी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि इतिहासकार कर्नल टाड जो हैं ये भीलों को वनपुत्र कहते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? कर्नल टाड ने। और टॉलमी जो इतिहासकार रहा उसने कहा है भीलों को तीरंदाज। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा समुदाय है, यह उनके धनुष बाण रखने से ही आपको पता चल जाता है। झाबुआ में दापा प्रथा, मैंने कहा आपको, दापा प्रथा एक प्रकार की दहेज प्रथा है जिसमें पुरुष पक्ष महिला पक्ष को दहेज देता है। 2016 से इसको खत्म करने के लिए साथीदार अभियान चल रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 1857 की क्रांति में सक्रिय भागीदारी हम लोगों को भील समुदाय के लोगों की दिखाई पड़ती, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, चीजें रही जो भीलों के संबंधित समस्त व्यवस्थाओं से हम लोगों ने देखी हैं। ये भीलों के सामाजिक, भीलों के सांस्कृतिक, भीलों के कला, सभी चीजों से संबंधित रहा है। और कुछ विशेष तथ्य भी हम लोगों ने देखे हैं। यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको अच्छे से ना सिर्फ सुनना है, नोट कर लीजिएगा और अपने बेहतर नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका मैसेज कर दीजिए, लगातार हम उस पर नोट्स भेज रहे हैं तो आप तक वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिलता हूं एक नई जनजाति पर डिस्कशन को लेकर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।